नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 27 सितंबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 सितंबर के महत्वपूर्ण न्यूज़ और एडिटोरियल्स को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला है हमारा आज का न्यूज़, इसमें कहा गया है कि एक जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान आया है। तो उस लेखा अनुमान के हिसाब से कहा जा रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो था आम आदमी का स्वास्थ्य के ऊपर, वो कम से कम 40% तक कम हो गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि 2013-14 में लोगों को इलाज के लिए जो अपनी जेब से है 64.2% खर्च करना पड़ता था, वहीं अब यह 39% रह गया है। तो इसके पीछे जो बोझ कम होने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि सरकारी खर्च में काफ़ी वृद्धि की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत जो योजना है उसका काफ़ी इसमें अहम रोल है। यदि इसी तरह से यदि देखें तो जो सरकारी खर्च है जीडीपी का स्वास्थ्य पर, वो भी कहीं न कहीं बढ़ा है। 2014-15 में जो था स्वास्थ्य पे जो हमारा खर्च हो रहा था 1.13% खर्च होता था। अब 2021-22 में 1.84% खर्च होने लगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन का जो एक अभियान चला उसके कारण लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों की भी जान बच रही है। तो इस टॉपिक पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो आम आदमी के इलाज के लिए सरकारी खर्च में 60% की वृद्धि हुई है। सरकारी खर्च में 60% की वृद्धि हुई है और सरकारी खर्च 14-15 में 29% के मुकाबले 21-22 में यह लगभग 48% तक पहुंच गया है। तो नीति आयोग के सदस्यों के हिसाब से जो पीके पॉल जो है नीति आयोग के सदस्य हैं, तो उनके हिसाब से आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को लगभग सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिल रहा है। इसके कारण जेब पर बोझ कमा है। 6 साल पहले शुरू हुई इस योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक लोगों का 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज हुआ है। कहा जा रहा है कि 7 करोड़ से अधिक लोग का 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज हुआ है। इसी तरह से 15-16 में मुफ्त डायलिसिस योजना का लाभ 25 लाख से अधिक लोग मतलब उसका लाभ उठा चुके हैं। तो आंकड़े के मुताबिक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 14-15 में 1108 रुपये था, जो 21-22 में 3169 रुपया हो गया है। कहा जा रहा है कि 14-15 में जो था सरकार जो खर्च कर रही थी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर, वो 1108 रुपया था। अब वही सरकार लगभग 3 गुना के आसपास 31 या 32 रुपये के आसपास सरकारी खर्च गवर्नमेंट कर रही है। तो यह कुल सरकारी खर्च में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से हुआ। वहीं पे कहा जा रहा है कि 14-15 में सरकारी खर्च का 3.94% स्वास्थ्य पर किया गया था, 21-22 में 6.1% हो गया। तो कहा जा रहा है जो सरकारी खर्च था 2021-22 में, वो हम लगभग 4% के आसपास कर रहे थे। जो सरकारी खर्च है उसका 4% हम खर्च कर रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर। अब हम 6% लगभग हम जो सरकार है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रही है। तो स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि को जीडीपी के अनुपात में भी देखा जा सकता है। 14-15 में स्वास्थ्य पर जो खर्च था जीडीपी का, हमने चर्चा किया 1.13% था, जो 21-22 में 1.84% हो गया। कोरोना काल के दौरान भी स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च 19-20 की तुलना में लगभग 16% और 20-21 की तुलना में लगभग 37% बढ़ गया था। तो ये ओवरऑल स्वास्थ्य पे जो सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण आम लोगों का जो बोझ था जेब के ऊपर, जो एक तरह से बोझ पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं कमा है। सरकार जो है लगभग 2014-15 के रिस्पेक्ट में अभी तिगुना सरकारी खर्च कर रही है और 7 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मिला है 5 लाख रुपए तक का। वहीं पे डायलिसिस के तहत भी जो है इसमें 25 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान का आंकड़ा था, इसका हमने यहाँ पे विस्तार रूप से चर्चा किया है। और ये देखिए पूरा आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से स्वास्थ्य पर भारतीयों का जो अब खर्च है वो कैसे कैसे घटा है। पहले जो है 14-15 में लगभग भारतीय जो है 62% तक खर्च कर रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर, एक तरह से बोझ था ये 62%, अब ये 39% तक आ गया है। ठीक है, तो ये हमने पूरा विस्तार से चर्चा किया है। अब अगला जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर साल लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों की जान बच रही है, ऐसा वित्त मंत्रालय ने जानकारी दिया है। और यह कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत जो है नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इसमें 60 से 70 हज़ार लोगों बच्चे की जान बची है। इसमें वित्त मंत्रालय के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन सफाई को लेकर व्यवहारिक बदलाव लाने वाले दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम में शुमार है। और इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014 से लेकर अब तक 1.14 मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से लगभग 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया। 11 करोड़ शौचालय, 11 से 12 करोड़ लगभग शौचालय बने हैं, और जिससे खुले में शौच की आदत खत्म हुई है। और जिन जिलों में
SBM के तहत टॉयलेट निर्माण में 10% की बढ़ोतरी है। वहाँ नवजात मृत्यु दर में 0.9 अंक तक 5 साल के छोटे बच्चे की मृत्यु दर में कमी आई है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, शौचालय का निर्माण हुआ, इसमें 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई शौचालय निर्माण में, और इस तरह से ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि किस तरह से नवजात की मृत्यु जो है उसमें कमी आई है। ठीक है, इससे क्या है, 60 से 70 हज़ार बच्चों की जान बचाई गई, और मिशन की मदद से डायरिया जैसी बीमारियां और कुपोषण में कमी आई है, जिससे मृत्यु दर में कमी करने में मदद मिली है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का किस तरह से इफेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में एक अच्छा न्यूज़ था, इसी कारण हमने इसे शामिल किया है। अगला है एल्युमिनियम और तांबा जैसी धातुओं से तैयार उत्पादों की रिसाइकलिंग के नियम बनेंगे। ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मसौदा जारी किया है, और कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से ये नियम लागू होंगे। क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ई कचरे की तर्ज पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अब एल्युमिनियम, तांबा और पीतल जैसे अलग धातुओं से तैयार उत्पादों की रिसाइकलिंग के लिए नियम तैयार करेगा। तो बीपीएससी में साइंस टेक का एक पोर्शन होता है मेंस में, वहाँ पर ई कचरा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आपको पूरा डिटेल में आंसर लिखना होता है, वहाँ पे इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ई कचरे की तर्ज पर वन और पर्यावरण मंत्रालय अब एल्युमिनियम, तांबा और पीतल जैसे अलग धातुओं से तैयार उत्पादों की रिसाइकलिंग के लिए नए नियम तैयार करेगा, जिससे उन्हें पैदा करने वाले उत्पादक के ऊपर ही उसका निस्तारण की, तो जो उत्पादक होंगे उसी के ऊपर निस्तारण की भी जिम्मेदारी होगी। और हालांकि इसमें उनकी कोई सीधी भागीदारी नहीं होगी, उन्हें हर साल अपनी उत्पादन क्षमता के आधार पर रिसाइक्लरों से रिसाइकलिंग प्रमाण पत्र जो है खरीदना होगा, जिसके लिए उन्हें रिसाइकलर को पैसा देना होगा। तो वन पर्यावरण मंत्रालय इस मसौदे को लेकर आई है, और लोगों से राय भी मांगी गई है। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो अलग धातुओं से तैयार होने वाले उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल में एक तय समय सीमा के बाद स्क्रैप में परिवर्तित हो जाने के बाद उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल नए उत्पाद के निर्माण में भी होगा। तो इस तरह से 18 उत्पादों की एक सूची भी जारी की गई है, जिनमें सबसे जो मुख्य है वो पेय पदार्थ आदि में इस्तेमाल होने वाले कैन, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में इस्तेमाल आने वाली फाइल, एल्युमिनियम से तैयार होने वाली खिड़की व दरवाजे, खिलौने, ट्रांसफार्मर आदि शामिल हैं। तो वन पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यह पहल तब की गई है जब एल्युमिनियम सहित इन अलग धातुओं की मांग बाजार में तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में इन खनिजों के खनन में तेजी आई है। इसके लिए नए भंडारण की खोज तेज हुई है। इनमें से अधिकांश भंडारण वन क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो ऐसे यदि नई नई खदानों की अनुमति दी गई तो वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। तो मंत्रालय अपने मसौदे में 25, 26 और 26, 27 में इन धातुओं से बनने वाले उत्पादों के 10% हिस्से के रिसाइकलिंग का लक्ष्य रखा है, जबकि 31-32 तक 75% उत्पाद का रिसाइकलिंग किया जाएगा। तो देखिए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस मसौदे को लेकर आई है। इसका कारण क्या है कि जितने भी ये अलग धातु है वो वन क्षेत्र में लगभग पड़ती हैं, और उनके खनन की आवश्यकता है। तो यदि इस तरह से हम खनन करते जाएंगे, उसका रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह से हमारा जो वन क्षेत्र है प्रभावित होगा। तो इस कारण वन मंत्रालय इस चीज़ को लेकर आई है, और उसका एक लक्ष्य है कि 2026-27 तक हम लगभग इन उत्पादों के 10% हिस्सा का रिसाइकलिंग कर सके, और 31-32 तक 75% उत्पादन जो है रिसाइकिल हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक आर्टिकल था, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि 18 उत्पाद की एक सूची तैयार की गई है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अगला जो है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भारत का कद बढ़ा है और ग्लोब ई में जगह मिली है। तो देख लेते हैं ये क्या न्यूज़ है। भारत को 15 सदस्यीय ग्लोब ई संचालन समिति के लिए चुना गया है। देखिए, अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ये इसका इस्तेमाल हम सिर्फ मेंस में करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में भी, और प्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, मैगजीन से जुड़े रहते हैं, न्यूज़ से जुड़े रहते हैं। यदि आप डेली न्यूज़ से आप अपडेट रहते हो तो आपको एग्जाम के समय में कोई बहुत बड़ी मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लगभग सारी चीज़ें आपको पता होती है। तो अब जैसे देखिए, ग्लोब ई संचालन समिति में भारत को चुना गया है। भारत को 15 सदस्य ग्लोब ई संचालन समिति में चुना गया है। किसके लिए? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। तो इसका फैसला चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया, और संचालन समिति के सदस्य ग्रुप में भारत भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के खिलाफ वैश्विक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीबीआई ने गुरुवार को जारी बयान में यह जानकारी दी है। तो सीबीआई ने यह जानकारी दिया है कि जो भारत है ग्लोब ई संचालन समिति में चुना गया है, और इससे क्या है कि भारत जो है भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के खिलाफ वैश्विक एजेंडे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो ग्लोब ई जो है नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है, और भारत की भागीदारी सीमा पार वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करेगी। बहुत ही शानदार है। तो भ्रष्टाचार और सुशासन वाले जो मुद्दे होते हैं उसमें भी आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोब ई नेटवर्क G20 की पहल थे। तो ग्लोब ई नेटवर्क जो था ये किसकी पहल थी? G20 की पहल थी। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन जो है
प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोब ई नेटवर्क जो है G20 की पहल थी। भारत ने विश्व 30 में इस पहल का समर्थन किया था। संगठन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए नेटवर्क में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और संचालन समिति के में 13 सदस्य होंगे। तो ग्लोब नेटवर्क को आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था कब? 2021 में। और ग्लोब नेटवर्क में अब 121 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकरण है। गृह मंत्रालय ग्लोब नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है और सीबीआई व ईडी भारत से इस नेटवर्क के सदस्य प्राधिकरण है। तो जो गृह मंत्रालय है वो ग्लोब नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है और सीबीआई और ईडी जो है भारत से इस नेटवर्क का सदस्य प्राधिकरण है। तो भारत जो है G20 अध्यक्षता के दौरान भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 2 स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया गया था। इसमें ग्लोब नेटवर्क के लाभ उठाने का विस्तृत विवरण दिया गया था। तो जो भारत में G20 का जो सम्मेलन हुआ था वहां पर भी इसके बारे में चर्चा की गई थी कि ग्लोब नेटवर्क को किस तरह से मजबूत किया जाए और जो भ्रष्टाचार और जो वित्तीय अपराध होते हैं उससे कैसे निपटा जाए। तो इस सारे मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की गई है। तो भारत जो है ग्लोब ई नेटवर्क में शामिल हुआ है और ग्लोब ई नेटवर्क किसके लिए है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ये योगदान देने वाला 15 सदस्य एक कमेटी है, संचालन समिति, उसमें भारत जो है अपना स्थान बनाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए जो पेशा है, पेशा एक्ट के बारे में आप जानते होंगे। तो पेशा एक्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। कहा जा रहा है कि अधिसूचित 10 राज्यों में से सिर्फ 3 राज्यों में 2014 से पहले लागू हो सका पेशा 1996 में आया था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो चुनाव के समय अभी सब जगह चुनाव चल रहा है, जैसे जो स्टेट में, तो चुनाव के समय हर राजनीतिक दल की चिंता के केंद्र में रहने वाले आदिवासियों के प्रति सरकारें वास्तव में कितनी फिक्रमंद है, इसका जो अंदाजा है या प्रमाण है। अब पंचायत व वन अधिनियम, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम, पेशा कानून जिसे बोलते हैं, पंचायत व वन अधिनियम जिसको हम बोलते हैं पेशा कानून, जनजाति वर्ग को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देने के लिए 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून को लागू करने में सरकार की रुचि नहीं रही। अधिसूचित 10 राज्यों में से सिर्फ 3 राज्य जो है 2014 से पहले कानून लागू करें। 5 राज्य में 2014 के बाद नियमावली बनी, जबकि झारखंड और उड़ीसा में अब नियमावली बनने जा रही है। तो पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में उभरी चिंता इस बात को लेकर थी कि कानून कागज में सिमट गया है और इस कानून के तहत मिले अधिकार से आदिवासी समाज अब भी अनजान है। तो पेशा कानून को धरातल पर उतारने हेतु प्रभावी बनाने के लिए जो है पंचायती मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पेशा कानून के तहत अधिसूचित 10 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और गुजरात के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों अधिकारियों ने भाग लिया। तो ये पूरा विमर्श किया गया। आदिवासी बहुल पंचायत के प्रतिनिधियों को पेशा कानून के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए हालांकि विमर्श था ये, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पेशा कानून को अभी तक किस तरह से लागू नहीं किया गया और इससे आदिवासी समाज पर किस तरह से असर हो रहा है। तो 1996 में अटल सरकार ने कानून बनाया, लेकिन आदिवासियों के लिए सरकार एक तरह से बनवासी हो गई। खासतौर पर 2004 से 14 तक इस कानून को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। बीते 10 वर्षों में काम शुरू हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। एसपी सिंह बघेल है, उनके माध्यम से, पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा की है। तो मेन हमारा फोकस था पेशा कानून कब आया था? 1996 ईस्वी में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। और दूसरा एक चिंता का विषय ये था कि पेशा कानून को लागू नहीं किया गया अभी तक। 2014 से पहले 3 राज्य लागू किए थे, उसके बाद जो है कुछ स्टेट लागू किए और नियमावली अभी तक अधिसूचित की ही जा रही है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से जो प्राविधान है उसको अंगीकार किया गया और नियमावली अधिसूचित की गई, ये सब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अब देखिए इसी में कहा गया रहा है कि झारखंड को लेकर के 2011-23 में नियमावली का मसौदा अधिसूचित किया गया, फिर उड़ीसा में किया गया, तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, तो ये किस तरह से कानून कागजों में सिमट कर रह जाती है, इसके बारे में हमने चर्चा किया पेशा कानून को लेकर के। अगला है पीएम ने लॉन्च किए 3 सुपर कंप्यूटर लोगों का 3 सुपर कंप्यूटर जो है लॉन्च किया गया पीएम के द्वारा। इसे कहा जा रहा है कि लोगों का जीवन आसान होगा। तो 850 करोड़ रुपये के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को पेश किया गया। अब देखिए इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आर्का अरुणिका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ आर्का और अरुणिका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ये नाम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए प्री के समय में, तो
आश्चर्य होने वाली बात नहीं है कि 3 परम रुद्र का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया और उसके साथ आर्का और अरुणिका जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करते हुए मोदी जी ने कहा कि तकनीक को ऐसे बेहतर किया जाए जो गरीबों को सशक्त बनाए, लोगों का जीवन आसान करे। बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने इस दिन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। तो आम आदमी को विज्ञान और तकनीक का फायदा होता है। विज्ञान में जब आत्मनिर्भरता होगी तो इसका फायदा हर किसी को होगा। सरकार विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान को प्राथमिकता दे रही है। 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया यहाँ पे है। तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में। और अब क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक ने बढ़त बना ली है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पादन, एमएसएमई और स्टार्टअप की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। मिशन गगनयान की तैयारी शुरू हो चुकी है। 35 तक अंतरिक्ष में हमारा स्वयं का स्पेस स्टेशन भी होगा। भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बन रहा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसका अहम रोल होगा। सुपर कंप्यूटर सुनिश्चित करेंगे कि सबसे छोटे किसान के पास भी दुनिया की बेहतर ज्ञान तक आसान पहुंच हो। उन्हें फसलों के बारे में फैसले लेने में मदद मिलेगी। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी फायदा होगा क्योंकि यह तकनीक जोखिम को कम करेगी। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग पुणे के मीटर रेडियो दूरबीन खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करेगी। दिल्ली का इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर मटेरियल साइंस और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देगा। कोलकाता का एहसान बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान व पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान की राह प्रशस्त करेगा। तो किस तरह से सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, ये सब कुछ दिया जा रहा है। किसान को फसलों की जानकारी मिल पाएगी, समुद्र में मछुआरों की जानकारी मिल पाएगी। सुपर कंप्यूटिंग के माध्यम से जो है जो मौसम विज्ञानी है वो देख पाएंगे, दूरबीन से खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे। इसके अलावा मटेरियल साइंस, परमाणु भौतिकी आदि क्षेत्रों में शोध बढ़ेगा। कोलकाता का एस एन बोस जो है केंद्रीय भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान में पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान की राह प्रशस्त करेगा। आर्का और अरुणिका नामक नाम जो है सूर्य से संबंधित है। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान व नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो पुणे में है। और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में। ठीक है, इसमें स्थापित किया जाएगा। इसमें असाधारण कंप्यूटिंग शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। सुपर कंप्यूटर से जुड़ी जो बातें हैं जो लॉन्च किया गया है उसका, तो उसमें कहा जा रहा है 130 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। भारत में विकसित किया गया है पूरा सिस्टम। ये आत्मनिर्भर भारत में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। एमएल और डीएल फ्रेमवर्क पर एआई क्षमता, क्लाउड सर्विस के रूप में कंप्यूटर स्टोरेज, इसके बारे में बताया गया है। इसका फायदा क्या होगा, तो एआई और मशीन लर्निंग से लोगों को तकनीक और तेजी का फायदा होगा। भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में शोध में मदद मिलेगी। युवा विज्ञानियों के लिए बेहतरीन तकनीक का एक मंच तैयार होगा। मौसम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मटेरियल साइंस आदि में काम आसान होगा। तकनीक से दुनिया बदलने और भारत को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में लाएगा। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फायदा यहाँ दिखाया गया है। एआई, मशीन लर्निंग, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान शोध, युवा विज्ञानियों के लिए बेहतरीन मंच, मौसम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मटेरियल साइंस और तकनीक से दुनिया को बदलने में और भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में एक अहम रोल निभाएगा। तो ये ओवरऑल हमने सुपर कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कई हमारे लिए प्री और मेंस के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने और समझने को मिली है। अब अगला देखते हैं। अरुणाचल और नागालैंड में फिर से 6 महीना के लिए अफस्पा बढ़ गया है। जो अफस्पा कब आया था? अफस्पा कानून जो है 1958 का है। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्री के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। अब उस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आपके पास थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। से क्या है कि आप सही से आप आंसर क्लिक कर पाओगे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं उससे। अब क्या है कि अभी एक तरह का सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यूपीएससी की तरह, यूपीएससी के पैटर्न पे डिटेल में अब ऑप्शन दिए जा रहे हैं और उसको आपको चूज करना होता है। तो बीपीएससी इस बार काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए भी ये सब न्यूज़ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं प्री के समय में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, तो शायद इस चीज़ का एहसास आपको एग्जाम में होगा। यदि आप इसे पढ़ कर गए होंगे तो आपको ये फ़ायदा नज़र आएगा, और जो पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, तो उनके लिए तो समस्या होगी ही। तो केंद्र सरकार जो है नागालैंड के 8 और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में पहले से लागू सशस्त्र, देखिए नागालैंड के पूरे राज्य में नहीं बल्कि 8 और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिला में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, जिसको आप फसपा बोलते हैं, 1958 को और 6 महीने के लिए वहाँ पे विस्तार दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय इस अधिसूचना को जारी की है। ठीक है, तो हमारा इसमें मेन फोकस था कि इसमें से 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं कि कहाँ 2 मतलब 6 महीना के लिए अफस्पा बढ़ाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, अफस्पा कानून में जो है वो कब का है, तो 1958 सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत केंद्र सरकार मतलब ये इसमें कहा गया है, ये कब का है, तो 1958 का है। अब इसमें कहा जा रहा है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा जो है, अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करती है। तो कैसे लागू होता है, तो राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं, उस आधार पर केंद्र जो है अशांत घोषित कर उसे वहां पर सीआरपीएफ को, केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करती है। तो अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व वारंटी के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इस तरह से अफस्पा को लेकर के जो 3-4 पॉइंट है यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि क्वेश्चन बनाया जाए तो कैसे बनेगा। अफस्पा अभी अक्टूबर में कहाँ लगा था, अभी कुछ दिन पहले कहाँ लगा या एक्सटेंड किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। दूसरा, अफस्पा कानून कब का है, तो 1958 का है। तीसरा, कैसे लागू होता है, तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर जो है सेंटर इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, उससे क्या होता है, तो उससे सशस्त्र बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व गारंटी के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इस तरह से 4-5 ऑप्शन रहेगा, आप आराम से इसको बना दोगे। अब देखिए नेपाल की हरकत को लेकर यहाँ पे कुछ कहा गया। अब बीपीएससी के मेंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 64 का जो बीपीएससी था, वहाँ पर भारत नेपाल के साथ भूटान के संबंधों की चर्चा के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक न्यूज़ पे थोड़ी थोड़ी समझ और पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, झूला पुल और बिजली की सुविधा का नेपाल के राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। पूर्व में काला पानी, लिम्पुआधुरा, लिपुलेख पर अपना हिस्सा बता चुका है नेपाल। तो देखिए, एक बार विवाद हुआ था, ओली जब प्रधानमंत्री बने थे शुरू में, तो काला पानी, लिपुआधुरा और लिपुलेख को लेकर के विवाद हुआ था। अब सुस्ता क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि सुस्ता क्षेत्र कहाँ पर है, विवादित क्षेत्र सुस्ता कहाँ पर है, किसके साथ विवाद है, तो नेपाल के साथ विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे सुस्ता क्षेत्र में नेपाल की बेजा हरकत रुक नहीं रही है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कोई निर्माण कार्य न होने की सहमति के बाद भी वह धीरे धीरे इस क्षेत्र पर कब्जा जमाता जा रहा है। यहाँ पे झूला पुल, सड़क और भवन के बाद यहाँ पे अब नेपाल सरकार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये विवादित क्षेत्र है 19,480 हेक्टेयर का, जिसको नेपाल जो है अपना दखल इसमें धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। और मानचित्र भी नया जारी किया था। उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिपुलेख को अपना हिस्सा भी बताया है। तो नेपाली राष्ट्रपति ने जो है सुस्ता को भी अपने मानचित्र में लगभग शामिल करते हुए जो मैप था उसमें शामिल किया सुस्ता को भी, जबकि यह विवादित क्षेत्र है। तो नेपाल से कहा जा रहा है कि सरकार अब झूला पुल के बाद मोटर पुल से भी इस इलाके को जोड़ेगी। नेपाल से जोड़ने के लिए गंडक नदी के ऊपर बनाए गए 1571 मीटर लंबे झूला पुल तथा सुस्ता बस्ती तक बिजली पहुंचने और से यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति ने सुस्ता वासियों को सीमा का रक्षक बताते हुए यहाँ डटे रहने के लिए धन्यवाद भी दिया। तो देखिए कि चीज़ें किस तरह से बढ़ रही है। जैसा कि जानते हैं, सुगौली संधि हुआ था किसके बीच में, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। तो सुगौली संधि के बारे में पूछा जा सकता है। सुगौली संधि कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी, और नेपाल के बीच में। इसके तहत सुस्ता का इलाका भारत के पास था। दोनों देशों के बीच सुस्ता विवाद 1965 में गंडक नदी की धारा में परिवर्तन से उत्पन्न हुआ। अब देखिए, अब गंडक नदी वहां से बहती है, तो गंडक नदी की जो धारा है उसमें परिवर्तन हुआ, मार्ग परिवर्तन हुआ, इसके कारण विवाद बढ़ना शुरू हो गया। नेपाल में नारायणी कही जाती है गंडक नदी। गंडक नदी दोनों देशों की सीमा विभाजित करते हुए 9 मेंस लैंड से होकर बहती है। तो पहले विवादित सुस्ता गांव पहले विवादित सुस्ता गांव गंडक के भारतीय क्षेत्र के किनारे पर बसा हुआ था। जो सुस्ता गांव है पहले गंडक के भारतीय क्षेत्र के किनारे पर बसा हुआ था, बाद में नदी रास्ता बदलते हुए सुस्ता को चपेट में लेते हुए भारतीय क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की तरफ कटान करते हुए बहने लगी। तो नदी की धारा बदलने पर नेपाल ने सुस्ता की बहुत सी जमीन कब्जा कर लिया, जबकि इस जमीन का मालिकाना हक आज भी भारतीय किसानों के पास है। तो देखिए, नदी धारा बदलने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई। पहले जो सुस्ता था, जैसे मान लिए ये सुस्ता जिस तरह से था पहले, इस तरह से यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में था, लेकिन अब ये नदी मार्ग बदला और सुस्ता जो है नेपाल वाले एरिया में आ गया। तो लेकिन अभी जो भारतीय किसान हैं उनका ज़मीन का यहाँ पे अभी भी उनका एक तरह से मालिकाना हक अभी भी विद्यमान है। तो ये सुस्ता को लेकर के यहाँ पे हमने चर्चा किया। अगला देखते हैं, ग्रामीण भारत की सूरत बदलती कृषि। कृषि किस तरह से ग्रामीण भारत की स्थिति को बदल रही है।
तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो सरकार जो है कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग धंधे का विकास हो। खास करके ये बीपीएससी का जब भी आप मेंस देंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन में आपको इस चीज़ को मेंशन करना ही पड़ेगा, बिहार में गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, बिहार में कृषि की स्थिति, कृषि की दशा, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, इन सभी चीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और चूंकि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, और भारत बिहार की जो भूमि है वहाँ पे उपलब्धता है, जल की उपलब्धता भी प्रचुर है, श्रम उपलब्धता है, भूमि उपलब्धता है, हर एक चीज़ की उपलब्धता के बावजूद बिहार गरीब है, ऐसा क्यों? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके पास विचार विस्तृत होंगे, डायमेंशन आपके पास अधिक होगा, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप कोरिलेट करके आप आंसर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। यदि आपका डायमेंशन बहुत विस्तृत होगा तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार का चल रहा है। पहले 100 दिन में सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार पूरा जोर लगा रही है सरकारी कामकाज के तरीके में सुधार हो और गुड गवर्नेंस को जमीन पर लाया जाए। इसके लिए वह भूमि रिकॉर्ड से लेकर सरकार के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर, ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। इसलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग और नौकरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। सरकार तीसरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां आज दिख रही है उसकी कवायद लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले शुरू कर दी थी। इस साल फरवरी में मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वो अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाए। एक्शन प्लान लागू करने के लिए कमेटियां वगैरह बनाई गई थी। सिविल सोसाइटी, कारोबारी और युवाओं से सुझाव मांगे गए थे और 2000 से अधिक बैठकें हुई थी। तो सरकार कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास हो। ठीक है। भारत भारत कृषि प्रधान देश है, इससे भी आप क्वेश्चन को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास हो, इसी को देखते हुए कृषि आधारभूत ढांचा फंड तैयार किया गया है। तो देखिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पे फैक्ट मिल गया हमें। कृषि आधारभूत ढांचा फंड का विस्तार किया गया है। गत दिनों इसके तहत 7 योजनाओं के लिए 14,200 करोड़ रुपये जारी किए गए। ये जो 7 योजनाएं हैं कृषि के लिए आधारभूत ढांचा फंड जिसमें तैयार किया गया और 7 योजनाओं को तैयार किया गया है, इसका हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था एक एडिटोरियल में लगभग 13 या 14 तारीख के आसपास में। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य था डिजिटल कृषि मिशन, इसके लिए 2817 करोड़ रुपया दिया गया है। डिजिटल कृषि मिशन जो है 2817 करोड़ रुपये मिला है। फसल विज्ञान पर 7900 करोड़ रुपये, कृषि शिक्षा प्रबंधन बेहतर प्रबंधन करने के लिए और पशु स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे खर्च किए गए हैं। तो सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश भर में किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसमें क्या है, किसानों को जैसे हम लोग के पास आधार कार्ड है उसी तरह से किसानों के पास एक अपना रजिस्ट्रेशन मतलब एक कार्ड होगा उनका, उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसमें सारी डिटेल होंगे। तो किसानों को आधार कार्ड की भांति एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा जिसकी सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रम और योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। कार्ड होने से सरकार को भी योजनाएं बनाने और उसके क्रियान्वयन और विस्तार में सहायता मिलेगी। सरकार ने अगले साल मार्च तक 5 करोड़ किसानों को रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। पहले 100 दिन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हुई। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को भुगतान किया गया सीधे खाते में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई। सरकार प्याज और बासमती चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाया है। वहीं रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क बढ़ाया है ताकि घरेलू तिलहनों का अच्छा मूल्य मिल सके। तो कहा जा रहा है कि सरकार ने मतलब जो 100 दिन है इसमें क्या क्या किया, तो ये सब कुछ यहाँ पे हमने देखा। किसानों को लेकर एक पूरी तरह से समर्पित यहाँ पे दिख रही है। किसान सम्मान निधि का 17वां किस्त जारी किया गया, 9.3 करोड़ लोगों को सीधा भुगतान हुआ। 100 से 500 रुपये तक का एमएसपी में बढ़ोतरी हुआ। बासमती चावल से जो एमएसपी है उसका मूल्य हटाया गया और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क बढ़ाया गया ताकि तिलहनों का अच्छा मूल्य मिल सके। तो वर्ष 2014 से सरकार क्या परिवर्तन हुआ, तो इसमें दलहनी और तिलहनी फसलों और मोटे अनाज के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद दलहन और तिलहन और मोटा अनाज की सरकारी खरीद में अपेक्षाकृत सुधार नहीं आया। इसका कारण है कि देश में सरकारी खरीद, भंडारण और विपणन का ढांचा गेहूं और धान जैसी चुनिंदा फसलें या इलाकों तक ही सीमित है। तो ये भी एक चीज़ है कि दलहन, तिलहन और मोटा अनाज इस पर सरकारी जो खरीद है उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। हालांकि इसमें काफ़ी वृद्धि की गई एमएसपी में। तो इसका एक कारण है कि प्रसंस्करण देखें या खरीद या भंडारण, इसमें जो मुख्यतः तो कुछ क्षेत्र या धान या गेहूं जैसे इलाकों तक ही सीमित है। तब सरकार दलहन, तिलहन और मोटा अनाज के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद, भंडारण और विपणन
का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडार पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है। तो सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना भी शुरू हुई है, जिसके तहत पैक्स के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। पैक्स के स्तर पर गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। पैक्स क्या होता है? प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। तो इन गोदाम में स्थानीय उपजों को भंडारित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को के तहत वितरित किया जाएगा। इस प्रकार खेती से लेकर थाली तक की विविधता आएगी। सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति आ रही है, न्यू पॉलिसी आ रही है। इसके लिए जो है सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 समिति सदस्य कमेटी बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्ष में 3 लाख पैक्स का गठन करना है। तो अगले 5 साल में 3 लाख पैक्स का गठन किया जाएगा, जो अभी 65,000 है मात्र। तो इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। राज्य सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद करेगी। इसके लिए किसान का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। उपज की बिक्री का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। तो इससे धान, गेहूं वाली फसल, मोटा अनाज और दलहन तिलहन फसलों में दोहराई जाएगी। तो ये इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि गेहूं, धान जैसे जो चुनिंदा फसल है, उसकी खेती से आगे बढ़कर सरकार विविध फसलों की खेती और पर आधारित उद्योग धंधों के विकास पर भी फोकस कर रही है। बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपया की मंजूरी दिया गया है। मछुआरों के कल्याण के लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में जहां देश में हर साल 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, आज जो भारत 170 लाख टन मछली का उत्पादन कर रहा है, लगभग डबल हो गया मछली का उत्पादन। इस तरह पशुपालन और दूध उत्पादन के लिए सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चला रही है। इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण से ही लगातार घाटे का सौदा बन रही छोटी जोतों को लाभकारी बनाया जा सकेगा। तो ये बहुत ही शानदार आर्टिकल यहाँ पे हमें देखने को मिला। बहुत सारे डायमेंशन को इसमें जोड़ा गया। सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है। 100 दिन का एक जो कार्यक्रम था उसकी यहाँ पे चर्चा की गई। 7 योजनाओं को लाया गया है। उसके अलावा कृषि आधारभूत ढांचा फंड की बात की गई है। 7 योजनाओं में कृषि जो डिजिटल कृषि मिशन है उसकी बात कही गई है। ठीक है। और कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन भी योजनाओं में शामिल है। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य भी योजना में शामिल है। इन सभी बातों की यहाँ पे चर्चा करते हुए कि कृषि को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उनको डिजिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा दलहन, तिलहन और मोटा अनाज को लेकर क्या समस्या है, भंडारण, खरीद और विपणन को लेकर इसकी भी हमने यहाँ पे चर्चा की। और हमने चर्चा किया कि सरकार क्या है पैक्स के माध्यम से अब इस चीज़ को एक तरह से निदान लाना चाह रही है। सहकारिता क्षेत्र को भंडारण की एक बड़ी योजना बड़ी योजना बनाई जा रही है। स्थानीय उपज को भंडारित करने और पीडीएस सिस्टम को भी सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या है कि खेती से लेकर थाली तक विविधता लाई जाएगी। नई सहकारिता नीति की हमने चर्चा किया। कहा जा रहा है कि 3 लाख पैक्स का गठन किया जाएगा, अभी 65,000 पैक्स है मात्र। तो ये बहुत सारी चीज़ें को हमने यहाँ पे चर्चा किया है। इसके अलावा विविधता लाने के लिए बागवानी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, उसके लिए 860 करोड़ रुपये दी जाएगी। सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा। भारत जो है मछली उत्पादन में दूसरा नंबर पर है और अब 170 लाख टन मछली का उत्पादन हम कर रहे हैं। डेयरी विकास के लिए भी कार्यक्रम चलाई जा रही है। तो यदि इन सभी चीज़ों को ओवरऑल जोड़ देते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण आएगा और जो एक घाटे का सौदा है कृषि, उसको हम उन्नत बना पाएंगे। किसानों की आय को हम दुगनी कर पाएंगे। ये सारा कुछ हमने देखा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे। ये सारी पॉइंट हमें देखने को मिले इसमें। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अभी ये विकृत मानसिकता पर सवाल ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मोबाइल में मतलब जो भी मोबाइल या लैपटॉप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसमें यदि बाल पोर्नोग्राफी को स्टोरेज भी किया जाए, उसे शेयर नहीं किया जाए, तब भी उसके ऊपर पोस्को एक्ट लगाया जाएगा। तो ये इसी के ऊपर ये पूरा चर्चा है इसमें। इसके ऊपर हमने काफ़ी विस्तार से जिस दिन डिसीजन आया था उसमें हमने चर्चा किया था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी जो एक्स्ट्रा है उसकी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों के शोषण से जुड़ी जो विकृत मानसिकता है उस पर लगाम लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था काफ़ी अच्छा है। और ऐसे सामग्री को देखने प्रसारित करने वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इस सामग्री को बनाने के लिए बच्चों का शोषण किया जाता है। नतीजतन बाल पोर्नोग्राफी बाल तस्करी का एक बड़ा कारण बन जाता है। बच्चों के शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और यौन दुर्व्यवहार के बाद खुलासे के भय से जान तक लेने के मामले सामने आते हैं। इसी के चलते उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द सटीक रूप से इस वास्तविकता को दर्शाता है। एक और चीज़ जो बाल पोर्नोग्राफी है, पोस्को एक्ट में जो शब्द लिखा गया है उसकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दिया था कि उसे आप बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री जैसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि दर्शाता है कि ये चित्र और वीडियो केवल अश्लील नहीं है बल्कि उन घटनाओं का रिकॉर्ड है जहाँ किसी बच्चे का यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया गया है।
जहाँ किसी स्वनिर्मित दृश्य चित्रण के माध्यम से बच्चों के साथ व्यवहार को दर्शाया जाता है। तो इंटरनेट पर खुलेपन के नाम पर कुत्सित सामग्री के रूप में अनगिनत अश्लील वीडियो और क्लिपिंग उपलब्ध है। महानगरों से लेकर गांव तक विकृत मानसिकता की जड़ बन रही अश्लील सामग्री पहुंच रही है। बाल पोर्नोग्राफी तो वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विस्तार पाने वाला व्यवसाय बन गया है, जिससे जुड़ा हर पहलू बच्चों के शोषण की एक बड़ी वजह बनता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। बाल पोर्नोग्राफी न केवल बाल शोषण की विकृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री है, बल्कि यह अमानवीय सोच का सबसे क्रूर चेहरा भी है। तो ये बाल जो पोर्नोग्राफी था उसके ऊपर हमने चर्चा किया। यहाँ पर अगला देखते हैं, क्वाड का भी समिट हुआ था यूएसए में, और उसी के ऊपर यहाँ पे एक चर्चा की गई है कि भारत के हित में है क्वाड। तो कहा जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियां से नई चुनौतियां उभर रही है, जिससे निपटने के लिए क्वाड को गंभीर कदम उठाने होंगे। भारत को अपने हित के अनुरूप सक्रियता बढ़ानी होगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो विश्व में ध्रुवीकरण की गति बढ़ी है, जो आर्थिक, वैचारिक और भू राजनीतिक रूप से दिखाई देता है। अमेरिका के वर्चस्व वाले विश्व में चीन उसके समक्ष चुनौतियों को प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार देने का इरादा रखता है। इसके लिए अपना विस्तारवादी नीति के तहत चीन कर जाल, मतलब डेप ट्रैप से लेकर सैन्य धमकी, ये सब चीज़ का प्रयोग करता है। इससे दूसरे देश की संप्रभुता को एक तरह चोट पहुंचाता है। तो चीन की आक्रामक जो आर्थिक और व्यापार नीतियां हैं तथा पूर्व और दक्षिणी चीन सागर तथा अन्य जगहों पर जो विस्तारवादी नीति है, उस पर अंकुश लगाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड वर्ष 2017 से क्वाड जो है अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा है। इसी के निमित्त 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए थे, और वहाँ पे शीर्ष स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो क्वाड है किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम आधारित व्यवस्था है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वाड के बारे में लिखते हैं तो रूल बेस्ड सिस्टम, नियम आधारित व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के लिए है, ये दो शब्द हमेशा लिखना पड़ता है। तो क्वाड की बैठक के अलावा वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी की मुलाकात भी हुई, जहाँ भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपेक और ड्रग फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण समझौता पर भी हस्ताक्षर हुआ है। चीन की महत्वाकांक्षा आप जानते हैं, पूर्वी चीन सागर हो, दक्षिणी चीन सागर हो, दक्षिण एशिया, ताइवान, जलडमरू मध्य, सब जगह इसकी स्थिति आक्रामक है। और दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक डराने वाला युद्धाभ्यास तथा चीन की बढ़ती आर्थिक और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा कारण संपूर्ण विश्व एक तरह से चिंतित है। तो चीन के समुद्री विस्तार को नियंत्रित करने के लिए क्वाड सदस्य चारों देश जो है वर्ष 2025 में एक संयुक्त तटरक्षक मिशन पर सहमत हुए हैं। तो एक तटरक्षक मिशन पर सहमत हो गए हैं ओवरऑल ये, और प्रशांत द्वीप देशों व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री सुरक्षा संबंधों को विकसित करने, डाटा और सूचना साझा करने पर सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त आसियान और कई यूरोपीय देशों ने हिंद प्रशांत के लिए अपनी रणनीतियां और दृष्टिकोण विकसित किए हैं, जिससे क्वाड की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है। तो क्वाड की प्रासंगिकता पर यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे लेख लिखा है, ठीक है। तो यूरोपीय देश और हिंद प्रशांत के लिए अपनी रणनीतियां और दृष्टिकोण भी विकसित किए हैं। यूरोपीय देशों ने हिंद प्रशांत के लिए अपनी रणनीतियां और दृष्टिकोण विकसित किए हैं, जिससे क्वाड की प्रासंगिकता और स्पष्ट हो जाती है। भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिम के पास भारत का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा वैश्विक राजनीति में रूस को पूरी तरह से चीन के पक्ष में जाने से रोकने के लिए भी भारत ही एकमात्र विकल्प है। तो क्वाड की बैठक में जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के पास हिंद महासागर में भारत के अनुभव और नेतृत्व से सीखने के लिए बहुत कुछ है। चीन के साथ भूमि सीमा क्वाड सदस्यों में केवल भारत ही साझा करता है, तो जिसने लंबे समय से चीन की आक्रामकता का सामना किया है। तो भारत के दृष्टिकोण की यहाँ पे स्वीकारता मिली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका के तटों तक के बारे में भारत का दृष्टिकोण की स्वीकारता बढ़ी है। अमेरिका अपने सेंट्रल कमांड के माध्यम से हिंद महासागर और अफ्रीका में क्वाड भागीदारों के साथ काम करने पर सहमत हुआ है। अपने भौगोलिक संदर्भ में क्वाड अपनी ऊर्जा और ध्यान को हिंद प्रशांत के 3 उपक्षेत्रों पर केंद्रित कर रहा है, जिसमें दक्षिणी प्रशांत, आसियान और हिंद महासागरीय क्षेत्र शामिल है। तो भौगोलिक संदर्भ में देखें तो क्वाड जो है अपनी ऊर्जा और ध्यान को प्रशांत के 3 उपक्षेत्र में केंद्रित कर रहा है। कहाँ? दक्षिणी प्रशांत, आसियान और हिंद महासागर क्षेत्र। तो यह समूह संबंधित संस्थानों में प्रशांत द्वीप समूह फोरम, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर काम शुरू कर सकता है। बहुत बढ़िया है। ये 67 का बीपीएससी जब हुआ था उसमें क्वाड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें इस चीज़ को हमने मेंशन किया था। प्रशांत द्वीप समूह फोरम, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, IORA बोलते हैं इसको, और प्रशांत द्वीप समूह फोरम, ठीक है। इसके साथ ये काम कर सकता है जो उनके संबंधित उपक्षेत्रों में उनके केंद्रीय महत्व को पहचानता है। वैश्विक संघर्ष में विश्व वर्तमान में संघर्षों में उलझा हुआ है। एक तरफ अमेरिका, रूस और चीन के बीच चल रहे वैश्विक संघर्ष में भारत को रूस के साथ संबंधों को बनाए रखने और अमेरिका व उसके साझेदारों के साथ साझेदारी को
गहरा करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने स्वयं की आर्थिक, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का प्रयास करके अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया। तथा क्वाड में आंतरिक समन्वय को भी सफल बनाया है। क्वाड पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से एकजुट और प्रासंगिक हो गया है। क्वाड क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, तो उन्हें चीन पर पूरी तरह से निर्भरता कम करती है। क्वाड क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए युद्धपोत नहीं भेज रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना का मुकाबला करने के लिए कोई युद्धपोत नहीं भेज रहा है, बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के लिए तैयार है। यह बेहतर और सतत विकास के लिए आसियान, प्रशांत द्वीप समूह फोरम और IORA को भी संलग्न करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का कार्यकाल समाप्त होने तथा अगला क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में भारत में होने के कारण भारत की केंद्रीय स्थिति होने वाली है। ऐसे में क्वाड की बढ़ती सक्रियता चीन के विस्तारवादी मंसूबों को नियंत्रित करने में सक्षम साबित हो सकती है। क्वाड को लेकर बहुत ही शानदार यहाँ पे ये आर्टिकल हमें देखने को मिला। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हमें सीखने को मिले हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है कौशल के अभाव में रोजगार की गति धीमी हो रही है। तो एक HR कंसल्टेंसी का एक हालिया रिपोर्ट है, उसमें दावा किया गया कि भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, जिसमें 60% ही आवश्यक कौशल से युक्त है। इनमें से केवल 45% ऐसे होते हैं जो नौकरी में आने पर उद्योग के मानकों या कसौटियों पर खरे उतरते हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में व्यापक योगदान देने वाले इंजीनियरों की भूमिका को देखते हुए ये आंकड़े चिंता करने वाले हैं और रोजगार की गति को बढ़ाने के लिए इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करना होगा। तो ये जो कंसल्टेंसी है, HR की कंसल्टेंसी, इसका रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही मालूम पड़ता है। आप जानते हैं इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये सब की बड़ी बड़ी डिग्री रखकर लोग चपरासी, माली या सफाई कर्मी के लिए भी अपना किस्मत आजमाते हैं। सरकारी जॉब का एक मोह है, जिसके कारण एक जो जनसांख्यिकीय लाभांश की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा प्रभावित हो रहा है। 10 लाख जो 15 लाख जिसे इंजीनियर पैदा कर रहे हैं हम, उसमें से 10% को ही नौकरी मिलने की कोई उम्मीद बनती है। हालांकि एक विश्लेषण करता है कि शिक्षण संस्थानों से निकल रहे जो इंजीनियर हैं, वही बात है कि 60% तो उनके पास स्किल्स ही नहीं है और 45% ही किसी ना किसी तरह से एक तरह से खरा उतर पाते हैं किसी तरह से। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर। और भी कहा जा रहा है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है, यानी नेस्कॉम का अंदाजा है कि अगले 2-3 वर्षों में भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 10 लाख से ज़्यादा ऐसे युवा इंजीनियर की जरूरत होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य आधुनिक तकनीकों में महारत रखते हों। इतना ही नहीं, देश के तीव्र डिजिटलीकरण की जरूरत के तहत मांग आपूर्ति में फिलहाल जो अंतर है 25% चल रहा है। तो डिजिटलीकरण की जरूरत के हिसाब से मांग पूर्ति का जो अंतर है 25% चल रहा है, वहीं 2028 तक बढ़कर 30% तक पहुंच सकता है। तो ये चुनौतियां इतनी गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से विविधता आई है। AI के अलावा सेमीकंडक्टर उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में पैदा हुई नई संभावनाओं जैसे EV, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, डाटा विश्लेषण आदि ने इंजीनियरिंग डिग्री के सामने विशाल लक्ष्य स्थापित किए हैं। तो इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इंजीनियरिंग में नौकरी के विकल्प एक रिक्शे नहीं रह गए हैं, बल्कि इसमें लाखों नए अवसर पैदा भी हुए हैं। पर समस्या यह है कि ज़्यादा शिक्षण संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है पारंपरिक शैक्षणिक कार्यक्रम में सिमटी हुई है। वहाँ नई तकनीकों के तेजी से उभरने और संबंधित कौशल विकसित करने लायक संसाधन या इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन का अभाव है। ऐसे में जो युवा इंजीनियरिंग डिग्री लेकर रोजगार के बाजार में जाते हैं, अपने आधा अधूरा स्किल्स के साथ सीमित ज्ञान के कारण उद्योग जगत की अपेक्षा पे एक तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। तो उद्योग जगत चाहता है कि ऐसे डिग्रीधारी युवा पहले दिन से सौंपे गए कामकाज को पूरी कुशलता से निपटाए। तो जब मामला पढ़े लिखों में बढ़ती बेरोजगारी का हो, तो इस बारे में हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह एक बहुत पुराना मामला है, यह पुराना मर्ज है। 6 साल पहले 2016 में भी HR कंसल्टेंसी ने इसी तरह की चीज़ें कही थी। अभी जो यहाँ की बहुत सारी जो उद्योग इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने चाइना से स्किल्स लोगों की डिमांड की है, क्योंकि अब देखिए भारत में इतना बेरोजगारी है, लेकिन स्किल्ड लोग जो जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना से जो पाबंदी एक रस लगाई गई है वहाँ से युवाओं के आने का, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ से मांग की जा रही है कि उस पाबंदी को हटाया जाए और यहाँ पे स्किल्स जो हैं, स्किल्स चाइनीज जो हैं उनको आने के लिए उनको अनुमति दी जाए लिमिटेड परसेंटेज में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति एक तरह से बहुत ख़राब है और कंपनियां युवाओं को स्किल्स की कमी से जूझ रही है। तो डिग्री से काबिलियत का गलत आकलन, तो असल में उद्योग जगत को अब यह सोच बदलने की ज़रूरत है कि किसी बड़े या विदेशी शिक्षण संस्थान से ली गई डिग्री काबिलियत का असली कसौटी है। बड़ी डिग्री और कौशल के बीच का जो द्वंद्व है वह युवाओं द्वारा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए की जा रही कवायद और प्राइवेट सेक्टर में
योग्य लोगों की कमी संबंधी तथ्य से साफ हो जाता है। इसकी हकीकत यह है कि जिन डिग्रियों के बल पर कोई नौजवान प्राइवेट छोड़कर कोई सरकारी नौकरी कर लेने का दम भरता है, उनमें से ज़्यादातर तो क्लर्क बनने लायक भी नहीं होते। भारतीय उद्योग के संगठन एसोचैम और रोजगारों की स्थितियों का आकलन करने वाली संस्था इंस्पायरिंग माइंड अतीत में इस बारे में बता चुका है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग यहाँ पे आर्टिकल था, जो जिसकी हम बात करते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश की, कि भारत के पास वो क्षमता है कि भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। कहीं न कहीं उस पे एक प्रश्न उठाता है ये चीज़, कि जो स्किलफुल युवा होने चाहिए वो नहीं है, उनके पास सिर्फ डिग्री है और वो कल सरकारी नौकरी के लिए क्लर्क या फिर चपरासी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण में छिपी है असली कुंजी। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि इस चीज़ के लिए हमें क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना होगा। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी, कंप्यूटर या रोबोटिक्स साइंस आदि क्षेत्र से जुड़े उद्योग युवाओं में जिस हुनर को हम तलाश रहे हैं, वो पारंपरिक कौशल जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसके बल पर मिलेगा, और उनमें स्किल्स अप्रेंटिस के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये सब बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज़ कहा जा रहा है कि असल में देश में वर्ष 2000 के आसपास तक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। जब देश में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई, तब साक्षरता दर 51% थी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि देश की आधी आबादी अनपढ़ थी। यह तबका खेती किसान पर आश्रित था, लेकिन जब इस दशक में स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया और कंप्यूटर तकनीक आई, तो व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की जरूरत महसूस होने लगी। तब से यह तस्वीर बदलने लगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी पहली योजना थी जिसमें कौशल विकास का एक अलग अध्याय था। तो ये 2007-12 में हम जाकर कौशल विकास को लेकर हम सतर्क हुए हैं। इस तरह कह सकते हैं कि योजनागत स्तर पर कायम अपेक्षाओं नहीं आज हमारे युवाओं में हुनर का अभाव पैदा किया है, लेकिन समय आ गया कि इस स्थिति में सुधार लाया जाए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की मंजिल अभी बहुत दूर। भारत रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी काम कर रहा है। इसमें कहा गया है कि एक दशक पहले सौर प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण में भारत कहीं नहीं था। देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की स्थापित क्षमता सिर्फ 3000 मेगावाट सालाना थी। आज यह बढ़कर 67,000 मेगावाट हो चुकी है। तो अगले वित्त वर्ष में 25-26 तक यह क्षमता 1 लाख मेगावाट तक हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सौर मॉड्यूल जो है, सोलर पीवी मॉड्यूल है, इसकी हमारी जो क्षमता है 1 लाख मेगावाट हो जाएगी। निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि दिखती है, लेकिन देश की ज़रूरत को देखते हुए यह नाकाफ़ी है। भारत में सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने के लिए जो भी प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश में चाइना निर्मित मशीन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का 60% सोलर पीवी मॉड्यूल अभी भी चीन से आयात करता है। चीन इस सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जाहिर है, चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के टैक्स लगाने संबंधी कदम अभी भी बेअसर है। ऐसे में उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करना चाहिए, खासतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लागू पीएलआई स्कीम में। तो एक दिन पहले नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि देश में उच्च क्षमता के सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए घोषित पीएलआई नीति के तहत 24,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है। इससे 47,000 मेगावाट क्षमता का पीवी मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्रों में लगाए जाने वाले सोलर पीवी सेल और पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता तेजी से कम हो रही है। उक्त दोनों उत्पादों पर चीन पर निर्भरता वित्त वर्ष 22-23 में क्रमशः 94 से 93% थी, जो अब 56 से 66% रह गया है। तो चीन के साथ बढ़ते कारोबारी घाटे के पीछे एक कारण सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का बढ़ता आयात भी है। भारत ने 2030 तक देश में 3 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी क्षमता के लिए उपकरण आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की कोशिश नाकाफी है, लिहाजा चीन से इनका आयात जारी रखना हमारी बाध्यता होगी। ये चीन से जो हम आयात कर रहे हैं, जो सौर उपकरण है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक 3 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की है, लेकिन समस्या है कि सौर मॉड्यूल और पीवी सेल या पीवी मॉड्यूल जो है हम चाइना से आयात कर रहे हैं, पूरी तरह से हम उस पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें काफ़ी कमी आई है और हम 56 से लेकर 66% तक अब भी आयात वहाँ से कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि 3 लाख मेगावाट हमें स्थापित करना है सौर ऊर्जा क्षमता, तो हमारे लिए बाध्यता है कि वहाँ से हम पीवी सेल और मॉड्यूल मंगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ की कंपनियां उस तरह का उत्पाद नहीं कर पा रही है। अलग अलग सेक्टर को प्रोत्साहन देने की मांग। तो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी सात्विक सोलर के सीईओ प्रशांत माथुर का कहना है कि सबसे पहले हमें अपनी पीएलआई स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है। स्कीम समग्र सोलर सेक्टर के लिए है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो सौर ऊर्जा से संबंधित सारे सेक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर पॉलीमर्स या वेफर्स का निर्माण की इकाइयाँ और पूरी वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश चाहिए। पॉलीमर्स या वेफर्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर उद्योग में भी होता है। अगर अलग अलग सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए तो उसका फायदा ज़्यादा होगा। दूसरा, जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर किया जाए। वह बताते हैं, सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योग के लिए जमीन का अधिग्रहण एक बड़ी अड़चन है। इसे सरकार के स्तर पर ही दूर किया जा सकता है।
कम ब्याज पर फंड और कुशल श्रम की कमी को दूर करके ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। कहा जा रहा है कि कम ब्याज पर फंड और कुशल श्रम की कमी को दूर करके भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र खास करके सौर ऊर्जा को लेकर के जो हमारा लक्ष्य है उसमें क्या समस्याएं आ रही है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो पीएलआई स्कीम है इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। ये पूरा समग्र सोलर सेक्टर को लिए पीएलआई स्कीम है, जबकि आपको फोकस्ड या आइडेंटिफाइड क्षेत्र के लिए ही काम करना चाहिए। जैसे हमें मॉड्यूल को लेकर पीएलआई स्कीम लानी चाहिए। जैसे पीवी सेल या मॉड्यूल को लेकर के पार्टिकुलरली उसके ऊपर आप पीएलआई स्कीम लाइए। पूरे समग्र सेक्टर को बदलना उसके लिए बहुत ज़्यादा निवेश की जरूरत पड़ती है और वो इस तरह से अभी संभव नहीं हो पाएगा, उनका यह मानना है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तराखंड में बर्फ की मात्रा 30 साल में 30 साल में लगभग 37% घट गया। उत्तराखंड में बर्फ की मात्रा 30 साल में 37% घट गया है। ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल था, इसी कारण हमने इसे शामिल किया है। यहाँ कहा जा रहा है कि बर्फ की मोटी चादर में कमी आई है, बर्फ की पतली चादर बढ़ी है और बर्फ की मात्रा में कुल कमी आई है 37%। तो बर्फ की मोटी चादर में कमी आई है 70% लगभग बर्फ की मोटी चादर घट गई है और पतली चादर में बढ़ोतरी हो गई 80% की। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन का असर किस तरह से ग्लेशियर पर हो रहा है इसका ये एक उदाहरण है। मोटी चादर घट रही है, पतली चादर बढ़ रही है और बर्फ की मात्रा में कमी हो रही है। ठीक है, तो 30 साल में टोटल 37% के आसपास ये घट चुका है। ये एक मिजोरम विश्वविद्यालय का ताज़ा शोध में ये चीज़ सामने आया है। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो उसको हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर के कारण अधिक समय तक टिकी रहने वाली बर्फ की मोटी चादर घट गई है। उच्च हिमालय के क्षेत्र में बढ़ते मानवीय दखल व बढ़ती गर्मी के दिनों के कारण स्नो लाइन वर्ष 1991 से लेकर 2021 के बीच 700 मीटर ऊपर खिसक गई है। स्नो लाइन जो है 700 मीटर ऊपर खिसक गया है, यानी पूर्व में स्नो कवर आदि के रूप में बर्फ का जो दायरा निचले क्षेत्र तक साल भर नजर आता था वो अब समाप्त होता जा रहा है, ये कहा गया है यहाँ पर। एक और चीज़ है, शोध का मुख्य बिंदु क्या कहा गया है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऊपरी भगीरथी जलग्राही क्षेत्र और टोंस नदी बेसिन में बर्फ की चादर के नुकसान और विखंडन की स्थिति तीव्र हुई है। इन क्षेत्रों में अल्प समय में बर्फ के बनने और पिघलने की गति तेज हुई है। केदारनाथ में भी बर्फ की मोटी चादर कम हुई है। ग्लेशियर में आ रहे बदलाव के कारण कृषि के लिए जल उपलब्धता में कमी आ रही है। अचानक बाढ़ और भूस्खलन से घटनाओं में तीव्रता आएगी और नैनीताल क्षेत्र में बर्फ की आवृत्ति में कमी पाई गई है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। फिर हम अगले आर्टिकल में कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।